तो ये वक्त है लोकतंत्र के महापर्व का, यानी लोकसभा चुनाव का। रैलियों का दौर शुरू हो चुका है, लगातार जारी है। वहीं जुमलेबाजी तो कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। विस्तार न्यूज आपको बताएगा कि कहां लाउड स्पीकर पर नेताओं के बोल से हलचल हुई और कहां लाउड स्पीकर पर बोलना नेताओं को भारी पड़ गया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। 4 बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। बड़ी खबरें कौन सी होंगी, बड़ी खबरें कौन सी होगी, हम आपको दिखाते हैं। जी हां, बड़ी खबरों से शुरुआत हम करेंगे। ये देखिए, 4 बड़ी खबरें आपके सामने हैं। कांग्रेस में फूटा है अक्षय बम। अक्षय बम फूटा है कांग्रेस में। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐन मौके पर, ऐन वक्त पर अक्षय बम ने नामांकन वापस ले लिया और नामांकन वापस लेने के बाद बीजेपी ज्वाइन कर दी। ऐसा बम फूटा इंदौर में कि कांग्रेस हिल गई है, पूरे एमपी कांग्रेस हिल गई है। दूसरी बड़ी खबर है स्मृति के नामांकन में मोहन, मतलब स्मृति ईरानी के नामांकन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे। हॉट सीट अमेठी, जहां पर राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने हराया था। कांग्रेस यहां पर कंफ्यूज है कि किसे उतारा जाए। हालांकि संकेत मिल रहे हैं कि राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। नामांकन हो गया है स्मृति ईरानी का। विस्तार से इस पर बात होगी। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर सियासत है। जी हां, छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर सियासत है। कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को चुनौती है आरक्षण को लेकर। कौन सी चुनौती है यह भी आपको बताएंगे विस्तार से। चौथी आखिरी बड़ी खबर, अपने बयानों को लेकर जाने जाने वाले ओवैसी के भाषण में श्री राम। अपने जहरीले भड़काऊ भाषण के जरिए सुर्खियों में रहने वाले ओवैसी एक बार फिर सुर्खियों में हैं और उनके भाषण में भगवान राम का जिक्र है। भगवान राम का जिक्र है। क्या कहा है भगवान राम को लेकर, यह भी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अक्षय बम की। अक्षय बम की जो कांग्रेस में फूट गया है। इंदौर से कांग्रेस के ऊपर अक्षय बम फूट गया। बड़ी खबर यह है कि इंदौर से कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने नामांकन वापसी की आखिरी तारीख के दिन, मतलब आज के दिन ही बम फोड़ दिया। पूरी कांग्रेस हिल गई। मतदान से 14 दिन पहले ही अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लिया और बीजेपी में शामिल हो गए अक्षय कांति बम। अब कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रत्याशी इंदौर में नहीं है। रिपोर्ट देखें। चुनाव से पहले फूटा अक्षय बम, कांति ने निकाला कांग्रेस का दम। बोले अक्षय, अब बीजेपी के हैं हम। इंदौर की सियासत में ऐसा बम फूटा कि गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई दे रही है। इस बम ने चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का दम निकाल दिया है, क्योंकि ये बम किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने ही फोड़ा है। 13 मई को चुनाव है, लेकिन अक्षय कांति बम ने ऐन वक्त से पहले ही अपना नामांकन वापस ले लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। डॉक्टर अक्षय कांति बम पहली बार चुनावी मैदान में उतरे थे। कांग्रेस ने पहली बार में ही उन्हें लोकसभा का टिकट दिया था, लेकिन चुनाव से 15 दिन पहले अक्षय कांति बम के इस फैसले ने कांग्रेस के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के गृहनगर इंदौर में कांग्रेस के पास प्रत्याशी ही नहीं बचा है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म करने में तुली है और स्वाभाविक रूप से जैसा सूरत में हुआ, जैसा खजुराहो में हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है और हम लोग को स्पष्ट रूप में कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा आई तो शायद देश में चुनाव भी बंद हो जाएंगे। तो जो उनका एजेंडा है उसकी तरफ उनके कदम बढ़ रहे हैं। यदि ऐसा नहीं है तो लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराएं हैं। कोई प्रत्याशी यदि अपना नामांकन वापस लेता है तो उसके साथ प्रपोजर सेकेंडर जाता है। एक पार्टी का कद्दावर नेता जा रहा है, इसका मतलब ये है कि या तो उस नेता ने कहीं कोई दहशत बनाई है या कोई प्रलोभन दिया है। यदि उस नेता का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो क्यों सामने आ रहा। कांग्रेस के लिए न सिर्फ ये बड़ा झटका है बल्कि एक सदमा भी है। कांग्रेस के मीडिया सलाहकार के मिश्रा ने ट्वीट कर अक्षय कांति को खुस्सी बम करार दिया। साथ ही सवाल भी पूछा कि कितने में बिके हो।
बीजेपी उत्साहित है और कांग्रेस के जले पर नमक भी छिड़क रही है। कैलाश विजयवर्गीय ने अक्षय कांति के साथ सेल्फी लेते हुए लिखा, बीजेपी में स्वागत है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि दल बदल का यह दौर बता रहा है कि पूरा प्रदेश और देश मोदीमय हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए, पहले समाजवादी पार्टी ने खजुराहो में अपना प्रत्याशी वापस लिया, अब कांग्रेस का प्रत्याशी वापस हो रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरा प्रदेश मोदीमय हुआ है और कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी दोनों को मध्य प्रदेश में इस बात के लिए पुनर्विचार करना चाहिए कि वो अपने दल को आगे किस रूप में बढ़ाए। जनता तो उनके साथ नहीं, अब कार्यकर्ता भी उनके साथ नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस में न दिशा बची है और न दृष्टि बची है। एक के बाद एक गलत फैसले कांग्रेस कर रही है। ऐसे फैसले जो कांग्रेस को पूरी तरह से रसातल में ले जा रहे हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और इसलिए कांग्रेस का पतन हो रहा है। अच्छे सारे लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया ने कांग्रेस को असफल संगठन करार दिया है। असफल संगठन की क्षमता, नेतृत्वहीनता, अनुभवहीनता, सामंजस्य का अभाव, विश्वास और भरोसे की कमी, इन सब को लेकर अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संगठन प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में तार तार हो गया है। ये सियासी बम है। कांग्रेस को शायद इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन बीजेपी के अंदर कांग्रेस को फोड़ने की कोशिश जारी थी। बस सही वक्त का इंतजार था। हुआ भी ऐसा ही। अक्षय कांति के जरिए बीजेपी ने सियासत में वो धमाका किया कि कांग्रेस का दम निकल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अमेठी सीट की। वो सीट जो कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, उस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन से पहले उन्होंने रोड शो भी किया। खुली जीप में उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साथ रहे। अमेठी से अब तक कांग्रेस अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। ऐसी चर्चा है कि यहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि इस पर नहीं हुई है कि कांग्रेस की तरफ से आखिर प्रत्याशी कौन होगा अमेठी सीट से। ये तस्वीरें आपके सामने। स्मृति ईरानी जब अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंची थी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनके साथ मौजूद थे। ये वो अमेठी है जिसने 15 साल एक लापता सांसद के चलते इसी गौरीगंज में खाद की लाइन में खड़े किसानों की छातियों पर, पीठ पर लाठी पड़ते देखा इंडिया अलायंस का। इसलिए आज मैं कृतज्ञता के भाव से अमेठी के सभी परिजनों को आपका आशीर्वाद, नरेंद्र मोदी जी को कमल के फूल को मिले, ऐसा उनके शुभ चरणों में अपना ये निवेदन अर्पित करते हुए मैंने आज अपना नामांकन भरा। स्मृति ईरानी के नामांकन में डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे हुए थे। क्या कुछ कह रहे थे, सुनाते हैं आपको। इस प्रकार से जन सैलाब उमड़ा है। जनता की लोकप्रियता क्या होती है, ये दीदी के माध्यम से हमको समझ में आई है। पूरा अमेठी की जनता, कोई ऐसा घर बाकी नहीं होगा जहां से हमारे बीच अपना समर्थक निकल के सामने नहीं आया। और जिस प्रकार से रिस्पांस मिला, मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा उनको। मैं तो यही कहूँगा कि वर्तमान का समय विकास के लिए मोदी जी का हाथ मजबूत करने का, मोदी जी का साथ देने का, मोदी जी के साथ भाजपा के साथ चलने का। और मुझे लक्षण दिखाई दे रहा है निश्चित रूप से स्मृति जी अब की बार कई रिकॉर्ड तोड़े। स्मृति ईरानी जी हमारी ज़बरदस्त प्रत्याशी है। अब कांग्रेस किसको ज़बरदस्ती लाती मेरे को नहीं मालूम। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने स्मृति ईरानी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी मोदी जी के रहमो करम से यहां तक पहुंची हैं। वहीं मुख्यमंत्री के लिए कहा कि वे पर्ची के मुख्यमंत्री हैं। मैं समझता हूँ, अमेठी की जनता समझती है इस बात को कि एक पर्ची के मुख्यमंत्री है नरेंद्र मोदी की पसंद, और दूसरा नरेंद्र मोदी जी के ही रहमो करम पे यहाँ तक पहुँची स्मृति ईरानी जी, जो
प्रदेश और देश के सामने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात तो करती है, पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार में जब से कुछ नहीं करती। जीतू पटवारी के बयान पर बीजेपी का पलटवार भी आना ही था। बोले हैं पूर्व गृह मंत्री उत्तम शाह, वो भी शायराना अंदाज में। सुनिए। कोहनी पे टिके लोग, गमले में लगे लोग, बरगद की बात करते हैं खूंटी पे टंगे लोग। कोहनी पे टिके लोग, गमले में लगे लोग, बरगद की बात करते हैं खूंटी पे टंगे लोग। चलिए अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर आरक्षण पर सियासत हो रही है। आरक्षण पर देश भर में मचे बवाल के बीच छत्तीसगढ़ में भी सियासत गर्म है। कांग्रेस ने आरक्षण संशोधन विधेयक लागू करने की चुनौती दे दी है बीजेपी को। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान है इसको लेकर। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी आरक्षण के पक्ष में है तो संशोधन विधेयक लागू करके दिखाए। कांग्रेस की इस चुनौती पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पलटवार किया है। सुनिए दोनों के बयान। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक राजभवन में बंधित है। राजभवन में उसका हस्ताक्षर नहीं हो रहा है। विधानसभा के द्वारा सर्वसम्मति से पारित कराया गया आरक्षण संशोधन विधेयक, जिसमें ओबीसी को 27%, एसटी को 32%, एससी को 13%, ईडब्ल्यूएस को 4% आरक्षण की व्यवस्था है। इस आरक्षण संशोधन विधेयक को भारतीय जनता पार्टी ने रुकवा के रखा है। यह इस बात का परिचायक है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। हम चुनौती देते हैं, यदि वास्तव में आरक्षण के पक्षधर है तो आज ही राजभवन उसमें हस्ताक्षर कर दे। बताएं कब कहना चाहते हैं, ऐसा कब कहा है किसी ने? चिंता देश की हमको भी है भैया, कोई भिन्नता ना हो, सारा समाज एक साथ हो, ये हम चाहते हैं। और इसलिए ये चाहते हैं कि आरक्षण तो तब तक रहेगा जब तक सब कुछ एक बराबर नहीं हो जाता है। बहुत स्पष्टता है भाजपा का मानना। और इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए हम सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है, प्रदेश ही नहीं देश में भी इस पर सियासत होती है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी आरक्षण का मुद्दा समय समय पर उठता रहता है। अब कांग्रेस का चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने चैलेंज दे दिया है और जिस पर गृह मंत्री विजय शर्मा का भी बयान आया। लेकिन इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए सुमित हमें दिसंबर 2022 चलना पड़ेगा। तब क्या हुआ था? तब ये हुआ था कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एक विधेयक लेके आया था जिसपे कुल राज्य की जनसंख्या और जातिगत जनसंख्या के आधार पर 76% आरक्षण देने का प्रावधान था, जिसे विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित भी करवा लिया गया था। क्योंकि कांग्रेस सरकार थी और बम्पर बहुमत वाली कांग्रेस सरकार थी, तो उस समय ये विधेयक पास करवाया गया, जिसके बाद राजभवन भेजा गया। लेकिन राजभवन में ये विधेयक आज के दिनांक तक लंबित है और इसी को लेकर अब एक बार, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, उससे पहले अब एक बार फिर से इस पर चर्चा हो रही है। और चर्चा इस बात भी हो रही है, कांग्रेस का कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो आरक्षण की विरोधी है और इसीलिए उन्होंने आरक्षण संशोधक विधेयक को रोक कर रखा है। क्योंकि उस समय भी जो है वो राजभवन में रुका था, तब भी केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी गई थी, इसको लेकर राष्ट्रपति से बात की गई थी और आज फिर से इसको लेकर कांग्रेस के जो मीडिया हेड है सुशील आनंद शुक्ला, उन्होंने कहा है कि सियासत का चरित्र है। जब भी आरक्षण की बात होती है दोनों ही राजनीतिक दल इस पर क्रेडिट लेने की होड़ में लग जाते हैं। रोहित, बहुत शुक्रिया। रोहित, आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बात होगी असदुद्दीन ओवैसी के विवादित बयान की जिसमें भगवान राम का जिक्र है। असदुद्दीन ओवैसी का हैदराबाद में चुनाव प्रचार लगातार जारी है। गली गली घूम रहे हैं, हाथों में माइक लेकर लोगों के बीच भी पहुंच रहे हैं और बीजेपी पर, प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी करने से भी नहीं चूक रहे। अब उन्होंने यूपी में जय श्री राम लिखकर पास हुए छात्रों को लेकर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा, या कहें पूरी बीजेपी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने अपनी खरी जुबान से सीएम योगी, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह का मजाक बनाया है और कहा है कि ये लोग हिजाब पहनकर एग्जाम हॉल में जाने नहीं देते हैं, लेकिन जय श्री राम लिखने पर बच्चे पास हो रहे हैं। आप खुद सुने उन्होंने अपने चुनावी प्रचार के दौरान क्या कुछ कहा, सुनिए। इम्तिहान में 4 बच्चे आंसर लिखना पड़ता ना एग्जाम में, तो 4 बच्चे क्या किए, आंसर नहीं लिखे, जय श्री राम लिख दिए, तो उनका एग्जामिनर 50% मार्क्स दे दिया उनको। तो अब उसमें मैं उसको चेंज कर दिया, वो 4 स्टूडेंट का नाम मेरे को मालूम हो गया।
कौन है? पहला स्टूडेंट नरेंद्र मोदी, दूसरा अमित शाह, तीसरा योगी, चौथा नड्डा। कुछ भी नहीं करे मगर वोट दो बोल रहे हैं। कुछ भी नहीं करे वोट दो, मगर ये सही है। ये स्टूडेंट का नाम एक जोक बना दिया मैं। मोदी जी दिल पे मत लीजिए, गुर्दे पे ले लीजिए। अरे आप देखो क्या होगा। इस एग्जाम में ये लिख दे रहे तो 50% मार्क्स दे रहे हैं, और हम हिजाब पहन के जा रहे, हमारी बेटी तो बोल रहे नहीं एग्जाम लिखने नहीं देंगे। आगे बढ़ेंगे। अब यूपी के सीतापुर की खबर आपको बताते हैं, जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने चुनावी सभा में यूपी सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। यूपी सरकार की तुलना तालिबान से की है, बीजेपी को आतंकवादियों की सरकार तक कह डाला, जिसके चलते आकाश आनंद और उनके 4 साथियों के खिलाफ एफआईआर हो गई है। आपको लाउड स्पीकर में हम वो विवादित बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने बेरोजगारी, आत्महत्या, गुंडागर्दी, महिला सुरक्षा जैसे तमाम मुद्दों पर बीजेपी को घेरा। सुनिए। यहाँ की जनता को गुलाम बनाकर रखे ऐसी सरकार को आप जानते हैं क्या कहना चाहिए? ऐसा शासनकाल पता है कहां होता है? जहां बच्चे भूखे रहें, जहां बहन बेटियों पे अत्याचार हो, जहां युवा बेरोजगार हो, जहां जनता फ्री राशन के नाम पे गुलाम बना दी जाए, ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। किडनैपिंग कैपिटल बन चुका है। साथियों, उत्तर प्रदेश में साल में 16,000 से ज्यादा किडनैपिंग होती है। अब आप भी बताइए कि ये तरक्की की सरकार है कि ये तबाही की सरकार है? अब आप ही बताइए। साथियों, जिस तरीके से बीजेपी की सरकार चल रही है ना, वो दिन दूर नहीं जब पूरा देश नहीं पूरी दुनिया इनकी तुलना तालिबान की सरकार से करने लगेगी, तालिबान की सरकार से करने लगेगी। ये लोगों की सरकार तबाही की सरकार है, ना कि तरक्की की सरकार है। पकौड़े तलने को भी अगर रोजगार कहते हैं, तो अगर ये गलती से सत्ता में दोबारा आ गए तो कटोरा थमा के बोलेंगे भीख मांगने को भी रोजगार कहते हैं। तो इसी के साथ ही लाउड स्पीकर में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।